हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज हिंदी पेडागोजी का तीसरा चैप्टर का मैं बात करने जा रहा हूँ। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त, मैं एक दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, दबा के कीजिए ताकि दूसरे तक पहुँचे और सभी बच्चे को लाभ हो। मेरा ये कहना है कि कोई बच्चा थ्योरी पेपर से छूटे ना, क्योंकि हर बच्चे को ये इस तरह का नोट नहीं मिलता है दोस्त। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास मेरा ये वीडियो जाए ताकि सभी को फ़ायदा हो और एग्ज़ाम में जाके सभी बच्चा पास करे। ये मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ दोस्त। तो कहावत में है, कर भला तो हो भला। तो मेरा कहना है कि अगर आपके पास पहुंचा है तो आप दूसरों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। एक स्टूडेंट का ये भावना रहता है कि एक दूसरे को हेल्प करे। ठीक है दोस्त, चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ, तो आज हिंदी पेडागोजी का तीसरा चैप्टर मैं लेके आया हूँ दोस्त। तीसरा चैप्टर में कुछ बात करने वाले हैं, तो अब हम चलते हैं पॉइंट पे। ठीक है दोस्त, ओके। तीसरा चैप्टर क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कहता है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। कहता है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसी पे। भाषा के कार्य देखिए, कहता है भाषा के कार्य, भाषा के 5 आधारभूत कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन। क्या है? और चिंतन। ठीक है, चिंतन करना। 5 आधारभूत स्तंभों का काम सरल से कठिन के क्रम में है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन। देखिए, हालांकि अभी मुख्य रूप से 4 पे ही बात हो रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लेकिन चिंतन पे भी रिसर्च चालू है। ठीक है, जैसा कि सूत्र से ये चीज़ मिलते रहता है कि इस पे मनोवैज्ञानिक अभी चिंतन मनन कर रहे हैं, इसका कुछ खोजबीन चालू है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब ये जो भी जितने भी भाषा के आधारभूत कौशल हैं वो सरल से कठिन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, मतलब सरल से कठिन की तरफ चलने की बात करते हैं, मतलब सरल से कठिन का ही बात करेंगे, क्योंकि बच्चा को सबसे पहले सरल ज्ञान देंगे तभी दोस्त कठिन वाले ज्ञान देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है ऐसा कहा जाता है कि हमारे देखिए दिनचर्या का 45% समय सुनने में, 30% बोलने में तथा 25% पठन और लेखन में व्यतीत होता है और चिंतन में। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे दिनचर्या का, हमारे दैनिक जीवन में 45% हम समय जो व्यतीत करते हैं वो सुनने में करते हैं, 30% जो व्यतीत करते हैं वो बोलने में करते हैं तथा 25% पठन और लेखन के साथ साथ चिंतन में भी करते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार चिंतन करता है। सही बात है, हर व्यक्ति अपने बुद्धि के क्षमता के अनुसार क्या करता है? चिंतन करता है दोस्त। भाषा हमारी इसी बौद्धिक क्षमता की अभिव्यक्ति है, बराबर है। जो कुछ है हमारे बुद्धि के अनुसार ही हमारा भाषा का विस्तार होता है, विकास होता है, पकड़ होती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। आगे की पॉइंट है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं कृपया इस पॉइंट को ज़रूर देखते जाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये ना लगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर ये थ्योरी पढ़ के जाइएगा तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी पेडागोजी हो या मैथ पेडागोजी हो या ईवीएस का कंटेंट हो या सीडीपी हो, कोई भी हो, मैं बारीकी से हर पॉइंट को मैं लाता हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। भाषा व्यक्ति को देखिए अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। सही बात है, भाषा जो है व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, उसको आवश्यकता पड़ता है, इच्छा जो भी होती है, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। याद रखिएगा वो। और ओनली वन टू द पॉइंट में लाता हूँ, वन लाइनर लाता हूँ ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। कोई चैनल इतना आपको बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकता है दोस्त, सभी कोर्स बेचने के चक्कर में है, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि इतने बारीकी से, इतने बेहतरीन रूप से कोई नहीं देगा। हो सकता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 1 से 2 बार देख लीजिए दोस्त। चलिए दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूँ।
दूसरा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। सही बात है, अगर दूसरे को हमको आकर्षित करना है तो आदमी बातों से ही दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसमें हमारी भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, समाज में एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सही है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। देखिए दोस्तों, हर पॉइंट हर एंगल से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अपनी, देखिए अपनी कला संस्कृति समाज का विकास करने के लिए भी भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं और भाषा हमारे लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, भाषा लिखा हुआ है। भाषा कहते हैं, भाषा दो प्रकार से, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में क्या होता है, इसे देखिए, अनौपचारिक माता पिता, घर परिवार, परिवेश, पड़ोस, समाज, जनसंचार माध्यम, ये सभी क्या है? अनौपचारिक, जिसको हम मतलब चलते फिरते दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से किसी भाषा को हम सीख जाते हैं, जो मातृभाषा कहलाता है, ये हमारा अनौपचारिक होता है। ठीक है दोस्त। और औपचारिक में क्या आता है, जिसके लिए हम किसी विद्यालय संस्था या कॉलेज में जाते हैं। जैसे देखिए, विद्यालय संस्था जो क्षेत्र के पढ़े लिखे समाज द्वारा स्वीकृत भाषा, इसके लिए हम एक व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, लिखते हैं या सीखने के लिए जाते हैं, जो किसी के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें प्रयास करना पड़ता है बच्चों को। अनौपचारिक में प्रयास नहीं करना पड़ता है, बच्चे चलते फिरते दैनिक जीवन में सीख जाते हैं। लेकिन औपचारिक में बच्चा को सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है। ठीक है दोस्त, ये सभी था हमारा औपचारिक और अनौपचारिक। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, राजभाषा कहता है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को कहते हैं राजभाषा। देखिए, राज जो हमारे सरकारी कामकाज के लिए जो भी भाषा प्रयुक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। अध्याय 7 अनुच्छेद 343 जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सभी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, देखिए हिंदी हमारा क्या है? राजभाषा है, याद रखिएगा। एक आता है राज्य भाषा, जिस प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं राज्य भाषा। मतलब जिस राज्य में जिस भाषा की प्रधानता दी जाती है, उसे बोलचाल से लेकर ऑफिशियली कामकाज में उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं राजभाषा। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, केरल में मलयालम, इस तरह के जितने भी है, गुजरात में गुजराती, ये है राज्य भाषा। ठीक है दोस्त, तो राजभाषा और राज्य भाषा में अंतर समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मातृभाषा। घर की बोली को माता की बोली तथा समाज द्वारा स्वीकृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। सही बात है, घर में, परिवार में, माता पिता के साथ, समाज के साथ जो भी हम बोली बोलते हैं और उसे समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसी को कहते हैं मातृभाषा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है औपचारिक शिक्षा में मातृभाषा का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से होता है। ठीक है, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र का पढ़ा लिखा समाज विचार विनिमय करता है। सही बात है, औपचारिक का मतलब ये हुआ कि जिसके लिए हम सीखते हैं, जो विशेष, जिसको कहते हैं द्वितीय भाषा, गौण भाषा। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं क्या? औपचारिक शिक्षा, जिसके लिए हम एक सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं और मुझे वहाँ सिखाया भी जाता है। मतलब बच्चों को जहाँ सिखाया जाता है एक तरीके से, वो हो गया औपचारिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान के विकास में सहायक है। सही बात है, मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान के विकास में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। मातृभाषा क्या है? विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि इस मातृभाषा के माध्यम से आसानी से बच्चा सीख जाते हैं, समझ भी लेते हैं और प्रयोग में भी बेहतर रूप से कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्त, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क में सबसे पहले क्रियाशील होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा से ही जुड़ते हैं दोस्त, तो उसके दिमाग में क्रियाशील कौन सा भाषा आएगा? मातृभाषा ही तो आएगा जी। दोस्त एक एक पॉइंट नहीं छूटेगा, मैं कहता हूँ दावे के साथ हर पॉइंट को मैं लेके आया हूँ और आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मैंने इससे पहले क्लास में भी बोला था आपको, प्राथमिक स्तर पर बच्चा का कौन सा भाषा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्त, हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा शिक्षक के कार्य। कहते हैं भाषा का जो शिक्षक है, लैंग्वेज के टीचर का क्या कार्य है? कहता है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अगर आप शिक्षक हैं भाषा के, तो आपके पास एक भाषा का प्रयोग करने की कुशलता होनी चाहिए, टीचर के लिए है, और अच्छा से आप प्रयोग कर सकते हैं। भाषा का प्रयोग बेहतरीन रूप से होना चाहिए, एक आदर्श रूप से होना चाहिए, एक कहते हैं एक शालीनता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज़ को ग्रहण बेहतर रूप से कर सके। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सही बात है, शिक्षक जब भाषा की प्रयोग करेंगे तो एक नॉर्मल सी बोलचाल में, एक सामान्य भाषा में प्रयोग करें, ताकि बच्चा को आसानी से और सरलता से समझ में आ जाए, बच्चा उस चीज़ को बहुत बेहतरीन रूप से समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्त। भाषा शिक्षक को कक्षा और देखिए कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है, बच्चों को भाषा के लिए कक्षा में और कक्षा से बाहर क्या करना चाहिए? उसका जो है प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, उसको अवसर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिएगा उतना ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जितना बच्चे को मौका दीजिएगा बोलने का घर से लेके बाहर तक, उतना बच्चा का जो है भाषा का विकास बहुत बेहतरीन होगा, और बच्चा उस चीज़ को बहुत क्लियर से बोल पाएगा, भाषा का पकड़ बेहतर होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। कहता है भाषा शिक्षक के बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप और प्रयोग से परिचय कराना चाहिए। सही बात है, अनेकों स्वरूप, भाषा का जितने भी स्वरूप है, भाषा के विविध अनेक तरह से परिचय कराना चाहिए, किसी एक तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर आप नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबा के, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्त, लाइक तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, क्योंकि दोस्त इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, अगर आप एक बार पढ़ के जाइएगा तो दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं, और इस चैनल पे आपको जो भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा और एक एक पॉइंट मिलेगा। अगला पॉइंट कहता है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रवादी दृष्टिकोण, सभी तरफ से, मतलब आपको चारों तरफ से अनिवार्य है भाषा शिक्षण। मतलब अगर आप टीचर को पढ़ाते हैं तो समग्र रूप से ही उसको पढ़ाना चाहिए। भाषा विकास में सुनने की भूमिका, सुनना भाषा विकास के निम्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। बताइए, हम जो सुनते हैं तो भाषा विकास में कौन कौन क्षेत्रों में जो है यह भूमिका निभाता है भाषा को, ये देखिए। अब भाषा आप जब सीखिएगा तो ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं तो कुछ आना चाहिए। कौन कौन क्षेत्र में, देखिए, सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है, पहला नंबर यही करें। वह अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उसका अनुकरण करता है। बच्चा सबसे पहले ना सुनना पसंद करता है, और सुन के ही पहले वो सीखता है, फिर उसको क्या करता है, बोलना चालू करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। जब बच्चा भाषा को सुनेगा तो ऑटोमेटिक उसमें शब्द भंडार क्या होगा, वृद्धि होगा। तीसरा, अगला पॉइंट कहता है नए ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, नए ज्ञान का प्राप्ति के लिए भाषा का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा, जिसमें कि आप सुनिएगा तो ऑटोमेटिक नया ज्ञान आएगा। भाषा का शुद्ध रूप व शुद्ध उच्चारण जानने के लिए भी क्या होता है, भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को जानते हैं। जितना आप प्रयोग कीजिएगा उतना बेहतर है। दूसरों की भावनाओं विचारों को जानने के लिए भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। खासकर सुनकर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
अब देखिए हमारे पास आता है श्रवण क्षमता कौशल के विकास की शिक्षण विधि। सुन के जो हम कौशल का विकास करते हैं उसमें शिक्षण विधि कौन कौन है। अनेकों विधियों प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के श्रवण कौशल को सुधारा जा सकता है। यह कुछ शिक्षण विधियों निम्नलिखित है। कहते हैं बच्चा के सुनने की कौशल जो है ना, क्षमता जो है ना, उसको हम अनेक रूप से सुधार सकते हैं। उसमें से कौन कौन सा है देख लीजिए। पहला पॉइंट कहता है कक्षा शिक्षण, कक्षा में जो पढ़ाई होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक। दूसरा पाठ्य सामग्री क्रियाएं व गतिविधियां, पाठ्य सामग्री पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री और उसमें गतिविधियां जो है उसको कराना चाहिए। कक्षेत्र गतिविधियां, कक्षा के अंदर से लेकर बाहर तक जितना भी है उसका ध्यानपूर्वक कराना चाहिए। नेक्स्ट में आता है कक्षा शिक्षण। देखिए कहता है शिक्षक द्वारा आदेश निर्देश देना। ठीक है, तो बच्चा का श्रवण शक्ति क्या होगा, श्रवण कौशल बढ़ेगा। बाल गीत काव्य पंक्तियां पढ़ना, ये सब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है बच्चा का श्रवण कौशल का विकास होगा। तीसरा कहानी सुनना। ठीक है। चौथा प्रशंसा और अभिव्यक्ति, ये सभी आते हैं श्रवण कौशल के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट मेरा बता रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की मैं जब बात करता हूं दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं दोस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं गतिविधियां। कहते हैं कक्षा में या पाठशाला के मंच पर कविता वाचन प्रतियोगिता, आशुभाषण, वाद विवाद, समाचार वाचन के द्वारा श्रवण कौशल में सुधार लाया जा सकता है। सही बात है, श्रवण कौशल में अगर सुधार लाना है तो बच्चों में देखिए कविता का वाचन करना चाहिए, प्रतियोगिता, आशुभाषण, भाषण भी दिलवाइए, वाद विवाद करवाना जरूरी है, समाचार वाचन। ठीक है, इस तरह की जितने भी है करवाने से क्या होगा, बच्चे का श्रवण कौशल का विकास होगा और उसमें जो कमी होगी उसका सुधार होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला मैं पॉइंट की बात करता हूँ दोस्त। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी मेरे भाई मेरे बहन हैं कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। कक्षेत्र गतिविधियाँ, देखिए कक्षा के बाहर, कक्षा से लेकर कक्षा के बाहर का बात कर रहा हूँ। कक्षा से अलग होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेकर बच्चा सजग और सचेत रहता है। इन गतिविधियों द्वारा मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील हो जाते हैं और श्रवण शक्ति में सुधार होता है। सही बात है, कक्षा से लेकर कक्षा के बाहर तक का जितना भी गतिविधि है उसमें बच्चा उस गतिविधि में भाग लेता है, उससे क्या होता है, उसका मन एवं मस्तिष्क क्रियाशील होता है, साथ में क्या उसका श्रवण शक्ति का भी क्या होता है, सुधार होता है। सही बात है। श्रवण दोष, सुनने का जो दोष होता है वो क्यों होता है, श्रवण दोष क्यों होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसका भी देख लेते हैं। वंशानुगत के कारण हो सकते हैं। सही बात है, वंशानुगत के कारण भी श्रवण दोषों का हो सकता है कि उनका कान का बनावट अच्छा ना हो, उनके माता पिता में से किन्हीं एक का वंशानुगत श्रवण दोष हो, इससे रिलेटेड भी हो सकता है, तो बच्चे में भी ये होगा। नेक्स्ट, पारिवारिक अशांति भी श्रवण दोष पैदा करती है। घर में अगर क्या खटखट होते रहता है, ज़्यादा चिल्लाहटपन रहता है, एक दूसरे में झगड़ापन होता है, ज़्यादातर बातचीत होते रहता है, तो ये भी एक श्रवण दोष का कारण बन सकता है। चोट लगना, दुर्घटना आदि के कारण भी श्रवण इंद्रियों पर असर पड़ता है। ठीक है दोस्त, इससे कारण देखिए चोट लग जाता है, कभी दुर्घटना हो जाती है, जिसके कारण किसी इंद्रियों में डैमेज होने के कारण श्रवण का दोष हो सकता है, श्रवण दोष होने का ये भी कारण है। संतुलित भोजन न मिलना, देखिए सही पोषक आहार न मिलने से भी हमारा क्या होगा, श्रवण दोष हो सकता है, सुनने में कमी आ सकती है। अंतर्मुखी होना, अपने आप में अकेलापन महसूस होना। ठीक है, ये भी होगा, क्योंकि अब हमेशा आदमी एक किसी चिंता में मतलब मग्न रहता है, तो उसमें भी क्या होता है, वो उसका सुनने की शक्ति में दिक्कत आता है, मतलब श्रवण दोष होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। अत्यधिक मानसिक अंतद्वंद, मतलब अपने में मगन के चलते बच्चा बाहरी आवाज़ों को सुनता ही नहीं है, ये भी एक कारण है। ठीक है, इस तरह के रीजन आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, भाषा विकास में बोलने। देखिए भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है, भाषा को विकास में हमारे बोलने की क्या भूमिका है। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। सही बात है, आप किसी
चीज़ के लिए आप अपनी बातों को रखते हैं तो बोल कर रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं तो आवाज़ में अगर सुनते हैं तो वो बोलना ही हुआ। तो जितना आप बोलिएगा उतना भाषा का विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जितना बच्चा बोलेगा उतना बच्चा की भाषा का भी विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। कहता है बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। सही बात है, जितना बच्चा बोलेगा उतना उसका स्पष्ट आवाज़ निकलेगा और शुद्ध उच्चारण बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। जितना बच्चा देखिए बोलता है तो बच्चा का भाषा कौशल, भाषा कुशलता, भाषा प्रवाह मतलब उसमें भाषा की शैली, भाषा बोलने में तेजी, उसका स्पीड, कहाँ कम बोलना है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ धीमा करना है, ये कैसे होगा। जैसे बच्चा बोलेगा जितना उतना ज़्यादा बच्चा का इस चीज़ पर पकड़ होगा। चौथा नंबर पॉइंट कहता है बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। सही बात है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वहाँ पे सामाजिक विकास होता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्रता भी बनती है। ये हमारा बोलने का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, भाषा के दो रूप हैं। मुख्य रूप से भाषा कितने रूप हैं, कितने रूप हैं, सॉरी, मौखिक और लिखित। देखिए मौखिक व्यवहार में व्यक्ति के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक है। कहता है मौखिक व्यवहार में वक्ता के साथ साथ श्रोता का होना आवश्यक है। अगर कोई बोलता है तो देखिए बोलने में जितना एक्सपर्ट होगा उसके साथ साथ वो सुनने में ही उतना ही एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो जितना अच्छा वक्ता होगा उतना अच्छा वो श्रोता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है मौखिक कौशल को निम्नलिखित तत्व प्रभावित बनाते हैं। जैसे शुद्ध उच्चारण, सही बात है, विचारों में क्रमबद्धता, बहुत अच्छी बात है, उचित अनुपात बलाघात और गति, कहाँ कम बोलना है, कहाँ ज़्यादा बोलना है, कहाँ स्पीड में बोलना है, ये सभी क्या है, मौखिक कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, पारिवारिक का आकार, जन्म क्रम, बहुजन्म, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, साथियों के साथ संबंध। देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले ये सब कारक है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो भी भाषा का विकास होगा। बुद्धि, अगर आपका बुद्धि लब्धि सही नहीं है तो उस पर भी भाषा का विकास होगा। यौन भिन्नता हो गया, सामाजिक आर्थिक स्तर अगर सही नहीं है तो वो भी होगा भाषा का विकास, क्योंकि उतना अच्छा आप माहौल में नहीं रह पाएंगे। जन्म क्रम से मतलब मान लीजिए 3-4 बच्चा किसी घर में हुआ, उस बच्चे का जन्म होने का जो क्रम होना चाहिए 2.5-3 साल पे, वो अगर क्रम नहीं रहा तो इससे भी भाषा के विकास में बाधा आ सकता है, ठीक है। इस तरह की ये सभी पॉइंट है मेरे दोस्त। और लास्ट पॉइंट है माता पिता द्वारा प्रेरणा। माता पिता के द्वारा अगर प्रेरणा न मिलता है तो भी भाषा के प्रभाव आएंगे। तो आप बताइएगा दोस्त ये मेरा सेशन कैसा रहा, आज का सेशन कितना अच्छा रहा कितना ख़राब रहा, कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक एक पॉइंट लाया हूँ दोस्त आपके लिए। मैं आपसे एक बार विनम्र विनती करता हूँ कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में देखने के लिए सबसे बड़े धन्यवाद।